हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके यूपी टेट की डेट जो है वो 26 दिसंबर हो गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब सारी क्लासेस आपकी स्टार्ट की जा रही है। जब तक आपका सुपर टेट का एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आपकी रेगुलर क्लास चलेगी। डेली वीडियो को फॉलो कीजिएगा। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के लास्ट में जितने क्वेश्चंस कराए जाएंगे उन सभी का रिवीजन भी कराया जाएगा। इसलिए जितने क्वेश्चंस कराए जाए उनका आंसर अपने माइंड में लॉक कर लीजिएगा। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने लोसांग, ऑप्शन बी युगादी, ऑप्शन सी पोंगल या फिर ऑप्शन डी ओणम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोसांग। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो लोसांग उत्सव मनाया जाता है वो सिक्किम में मनाया जाता है। आप सभी को पता है कि जो युगादी उत्सव है ये गुजरातियों द्वारा मनाया जाता है, यानी कि गुजरात में मनाया जाता है। जो पोंगल है ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है और जो ओणम पर्व है ये केरल में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन आपके सामने गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कावेरी या फिर ऑप्शन डी कोसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महानदी। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो हीराकुंड बांध है ये महानदी पर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तो याद रखिएगा टिहरी बांध है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है तो याद रखिएगा भाखड़ा नागल बांध है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि जो हीराकुंड बांध है महानदी पर है और उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन, महान हिमालय को लघु हिमालय से कौन सा जोन अलग करता है? ऑप्शन आपके सामने सचर जोन, ऑप्शन बी ग्रेट बाउंड्री फॉल, ऑप्शन सी मेन सेंट्रल थ्रस्ट या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब हिमालय को बांटा जाता है तो सबसे पहले हिमालय में सबसे पहले ट्रांस हिमालय है, फिर महान हिमालय है, फिर लघु हिमालय है और सबसे नीचे शिवालिक हिमालय है। आपसे पूछा गया है कि महान हिमालय से लघु हिमालय को कौन सा जोन अलग करता है, यानी कि जो सेकंड नंबर पर जो पर्वत श्रृंखला है जिसे महान हिमालय कहा जाता है और थर्ड नंबर पर जो पर्वत श्रृंखला है जिसे लघु हिमालय कहा जाता है, इन दोनों को कौन सा जोन अलग करता है तो याद रखिएगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करता है। अगर आपसे पूछा जाता कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय है इन दोनों को कौन सा जोन अलग करता है तो आपका आंसर हो जाता ग्रेट बाउंड्री फॉल अलग करता है। और अगर आपसे पूछा जाता कि जो यहाँ पर ट्रांस हिमालय है और महान हिमालय है इन दोनों को कौन सा जोन अलग करता है तो आपका आंसर हो जाता सचर जोन अलग करता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन आपके सामने वाराहमिहिर, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी आर्यभट्ट या फिर ऑप्शन डी कोपरनिकस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्यभट्ट। दोस्तों, याद रखिए कि सूर्य सिद्धांत जो दिया गया था वो आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि सौर मंडल की खोज किसने की थी तो याद रखिएगा कोपरनिकस ने की थी। अगला क्वेश्चन, लवण नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने लूनी नदी, ऑप्शन बी काली नदी, ऑप्शन सी स्वर्ण रेखा नदी या फिर ऑप्शन डी कावेरी नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लूनी नदी। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो लूनी नदी है यह कच्छ के रन में गिरती है और इसे लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि लूनी नदी किस राज्य में है तो याद रखिएगा गुजरात में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है तो कावेरी नदी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस नदी को अर्ध गंगा कहा जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा कावेरी नदी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच विवाद का कारण है तो याद रखिएगा काली नदी है जो कि भारत के उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने केसी नियोगी, ऑप्शन बी जॉन मथाई, ऑप्शन सी जे वी कृपलानी या फिर ऑप्शन डी एन के सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केसी नियोगी। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत के पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि वित्त आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वित्त आयोग के का जो गठन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए किया जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में भारत के वित्त अध्यक्ष कौन है तो याद रखिएगा वर्तमान में भारत के वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो एन के सिंह है। अगला क्वेश्चन,
ऋग्वेद में कितने मंडल है? ऑप्शन आपके सामने 6, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 18। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10। दोस्तों याद रखिए कि जो ऋग्वेद है ये सबसे पुराना वेद है और आपसे ये भी पूछा जाता है कि इसमें कितने मंडल है, तो याद रखिएगा 10 मंडल है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इसमें कितने सूक्त है, तो याद रखिएगा इसमें जो सूक्त की संख्या है वो 1028 है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने विलियम जोन्स, ऑप्शन बी विल्किंस, ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप या फिर ऑप्शन डी एडम स्मिथ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल्किंस। दोस्तों याद रखिए कि श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद है किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? ऑप्शन आपके सामने हार्मोन, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी एंजाइम या फिर ऑप्शन डी विटामिन ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन ए। दोस्तों याद रखिए कि जो विटामिन ए है ये हमारे बॉडी में इसका निर्माण नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा रेटिनॉल है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा जो है कह सकते हैं कि कौन सा रोग हो जाता है, तो याद रखिएगा रतौंधी रोग हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो विटामिन ए है अगर चावल को धोएंगे तो चावल को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन ए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख था? ऑप्शन आपके सामने 14, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 18 या फिर ऑप्शन डी 22। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14। दोस्तों याद रखिए कि जब भारतीय संविधान को मूल तरीके से जब पूरी तरह लागू कर दिया गया था, तो उस समय भारत के संविधान में जो भाषाओं की संख्या थी वो 14 भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान में दिया गया था, यानी कि किया गया था। वर्तमान में जो भाषाओं का उल्लेख है वो 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन आपके सामने महात्मा गांधी, ऑप्शन बी राजा खेतड़ी, ऑप्शन सी विनोबा भावे या फिर ऑप्शन डी अकबर द्वितीय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अकबर द्वितीय। दोस्तों याद रखिए कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो दी गई थी वो अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो याद रखिएगा राजा खेतड़ी के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्सेनिक वाइल। दोस्तों याद रखिए कि कॉपर की वजह से विल्सन रोग हो जाता है, बिल्कुल सही है। कैडमियम की वजह से इटाई रोग हो जाता है, बिल्कुल सही है। नाइट्रेट की वजह से ब्लू वेवी सिंड्रोम रोग हो जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो आर्सेनिक है इसकी वजह से वाइल रोग नहीं होता, बल्कि याद रखिए कि ब्लैक फुट सिंड्रोम रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन आपके सामने 1 जनवरी 2014, ऑप्शन बी 1 जनवरी 2015, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2016 या फिर ऑप्शन डी 1 जनवरी 2017। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 जनवरी 2015। दोस्तों याद रखिए कि नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन, भूकंप आने से वायुमंडल में किस नोवेल गैस की मात्रा बढ़ने लगती है? ऑप्शन आपके सामने ऑर्गन, ऑप्शन बी रेडॉन, ऑप्शन सी हीलियम या फिर ऑप्शन डी जीनॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेडॉन। दोस्तों याद रखिए कि जब भूकंप आने की संभावना दिखती है या फिर जब भूकंप आता है तो हमारे वायुमंडल में नोवेल गैस जो होती है रेडॉन, इसकी मात्रा बढ़ने लगती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि जीनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस या फिर अजनबी गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, फलों की शर्करा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज या फिर ऑप्शन डी सेलुलोज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रक्टोज। दोस्तों याद रखिए कि फलों की शर्करा फ्रक्टोज को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंगूर की शर्करा किसे कहा जाता है, तो ग्लूकोज को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि गन्ने की शर्करा किसे कहा जाता है, तो सुक्रोज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने केरल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
केरल। दोस्तों याद रखिए कि प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में केरल का पहला स्थान है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दालों के और सोयाबीन के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं में कितने विषयों का उल्लेख है? ऑप्शन आपके सामने है 29 विषय, ऑप्शन बी 28 विषय, ऑप्शन सी 32 विषय या फिर ऑप्शन डी 18 विषय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 29 विषय। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि पंचायती राज संस्थाओं में कितने विषयों का उल्लेख है, तो आपका आंसर हो जाएगा 29 विषयों का उल्लेख है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि नगर निगम निकाय में कितने विषयों का उल्लेख है, तो याद रखिएगा 18 विषयों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, झूम कृषि को केरल में क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने पोंदू, ऑप्शन बी झूमिंग, ऑप्शन सी पूनम या फिर ऑप्शन डी बोलरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूनम। दोस्तों याद रखिएगा कि झूम कृषि को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। अलग अलग देशों में भी अलग अलग नाम से जाना जाता है और भारत के अलग अलग स्थानों में भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कि राजस्थान में झूम कृषि को वॉलरा कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में पोंदू कहा जाता है, केरल में पूनम कहा जाता है और याद रखिएगा कि जो मेघालय है वहाँ पर इसे झूमिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन सी हिंद महासागर में या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिक महासागर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में। दोस्तों याद रखिएगा कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। आपसे अगर पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, तो याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है और ये भी बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो कौन सी स्थिति बनती है? ऑप्शन आपके सामने युति, ऑप्शन बी व्युति, ऑप्शन सी अपभू या फिर ऑप्शन डी उपभू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अपभू। दोस्तों याद रखिए कि जब पृथ्वी और चंद्रमा की अधिकतम दूरी होती है तो उसे उपभू कहा जाता है और जब चंद्रमा और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी होती है तो उसे उपभू कहा जाता है। इसी तरीके से जब पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी होती है तो उसे उसको अपसौर कहा जाता है और जब पृथ्वी और सूर्य की न्यूनतम दूरी होती है तो उसे उपसौर कहा जाता है। यानी कि जब निकट का शब्द आए, याद रखिएगा कि जब निकट का शब्द आए तो आप उप पे क्लिक करेंगे और जब आपसे दूर के बारे में पूछा जाए तो आप अप के अप में टिक करेंगे। जैसे आपसे पूछा गया है कि चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो कौन सी स्थिति बनती है, तो दूर के लिए अधिकतम दूरी पूछा है तो दूर के लिए अप शब्द यूज करेंगे। तो यहाँ पर अब जो है वो अपभू दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो एक छोटा सा ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने डेनमार्क, ऑप्शन बी कजाकिस्तान, ऑप्शन सी ईरान या फिर ऑप्शन डी अफगानिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कजाकिस्तान। दोस्तों याद रखिए कि विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश जो है वो कजाकिस्तान है और अगर आपसे पूछा जाता है कि कजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है तो याद रखिएगा नूर सुल्तान है। अगला क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने लाल मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी या फिर ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काली मिट्टी। दोस्तों याद रखिए कि काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे अच्छी होती है और काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि काली मिट्टी को ही स्वतः जुताई की मिट्टी भी कहा जाता है और ये क्वेश्चन भी आपके यूपीएसआई के एग्जाम में 2-3 दिन पहले पूछा जा चुका है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन आपके सामने जिंक, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी लोहा या फिर ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिंक। दोस्तों याद रखिएगा कि लोहे को जंग से रोकने के लिए उसमें जिंक को मिलाया जाता है, उसमें जिंक की परत चढ़ा दी जाती है और इस क्रिया को गैल्वेनीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे जो इंसुलिन है, इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है, याद रखिएगा जिंक धातु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी तदर्थ समिति या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 22 सदस्य होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं तो 30 सदस्य होते हैं और याद रखिए कि सबसे बड़ी संसदीय समिति जो होती है वो प्राक्कलन समिति होती है। अगला क्वेश्चन,
किस राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने केरल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपसे हिंदी में भी पूछा जा सकता है, आपसे जीके में भी पूछा जा सकता है, आपसे किसी भी सब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि 5 नदियों की भूमि जो कहा जाता है वो पंजाब को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आपके सामने वैश्विक तापन, ऑप्शन बी जैव विविधता संरक्षण, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन या फिर ऑप्शन डी ओजोन परत संरक्षण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओजोन परत संरक्षण। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, याद रखिएगा 1987 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्यों हुआ था, याद रखिएगा कि हमारे वायुमंडल में जो ओजोन परत है इसके संरक्षण के लिए इसको किया गया था। कि माना जा रहा है कि वर्तमान में जो ओजोन परत है वो बहुत अधिक मात्रा में इसका क्षरण हो रहा है और इसी को रोकने के लिए ओजोन परत के संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चलाया गया था और ये 1987 में चलाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सह्याद्री के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने पूर्वी घाट, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। दोस्तों अगर हम इंडिया के मैप को देखें तो अगर हम दक्षिण भारत को पूरी तरीके से देखें तो इस हिस्से को कहा जाता है पश्चिमी घाट और इस हिस्से को कहा जाता है पूर्वी घाट, और पश्चिमी घाट को सह्याद्री के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन आपके सामने अस्थि मज्जा, ऑप्शन बी प्लीहा, ऑप्शन सी आमाशय या फिर ऑप्शन डी हृदय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अस्थि मज्जा। दोस्तों चाहे आपसे श्वेत रुधिर कणिका या फिर लाल रुधिर कणिका दोनों में से कोई क्वेश्चन पूछे, दोनों का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि बोन मैरो में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने असम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी लद्दाख या फिर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। दोस्तों याद रखिएगा कि पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है और यहाँ पर बर्फ में रहने वाले जीवों का अधिक मात्रा में संरक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? ऑप्शन आपके सामने विलियम हॉर्वे, ऑप्शन बी जोसेफ फोरियर, ऑप्शन सी मार्शल हॉल या फिर ऑप्शन डी वर्गीस कुरियन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जोसेफ फोरियर। दोस्तों याद रखिए कि ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना सबसे पहली बार जोसेफ फोरियर ने प्रस्तुत की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा विलियम हार्वे ने की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति का जनक किससे माना जाता है, तो वर्गीस कुरियन को माना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का जनक किससे माना जाता है, तो मार्शल हॉल को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी 11 अक्टूबर, ऑप्शन सी 7 अक्टूबर या फिर ऑप्शन डी 9 अक्टूबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 अक्टूबर। दोस्तों याद रखिए कि विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और याद रखिएगा कि विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट कब प्रभावी हुआ? ऑप्शन आपके सामने 1973, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1972 या फिर ऑप्शन डी 2006। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2006। दोस्तों याद रखिए कि गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट 2006 में प्रभावी हुआ था और याद रखिए कि गिद्ध को ही पर्यावरण मित्र पक्षी भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रभावी हुआ था, याद रखिएगा 1973 में प्रभावी हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब प्रभावी हुआ था, तो 1992 में प्रभावी हुआ था। अगला क्वेश्चन, बायोगैस किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने गोबर गैस, ऑप्शन बी हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन सी क्लोरोफॉर्म या फिर ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोबर गैस। दोस्तों याद रखिए कि गोबर गैस को ही बायोगैस कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है, याद रखिएगा मेथेन पाई जाती है और मेथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्रैकिंग गैस किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस कोशिकांग को यातायात प्रबंधक कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी गोल्जी का या फिर ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोल्जी काय। दोस्तों याद रखिए कि गोल्जी काय को ही यातायात प्रबंधक या फिर ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पादप हार्मोन पौधों की वृद्धि में सहायक है? ऑप्शन आपके सामने ऑक्सिन, ऑप्शन बी जिब्रेलिन, ऑप्शन सी एसिटिलीन या फिर ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिब्रेलिन। दोस्तों याद रखिए कि पौधों में जो जिब्रेलिन हार्मोन होता है ये पौधों की वृद्धि में सहायता करता है। जो ऑक्सिन हार्मोन है इसकी वजह से पौधों में प्रकाशानुवर्तन की घटना होती है। जैसे जो सूरजमुखी का पौधा होता है वो सूरज की ओर घूम जाता है, उसका कारण यही है कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि फलों के पकाने में कौन सा गैस सहायक है, तो एसिटिलीन गैस सहायक है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो पौधों में पत्तियों को गिरने से कौन सा हार्मोन सहायता करता है, तो याद रखिएगा पौधों की पत्तियों को गिरने से रोकने का जो काम करता है वो साइटोकाइनिन हार्मोन करता है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने शेख मुजीबुर रहमान, ऑप्शन बी चौधरी रहमत अली, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना या फिर ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेख मुजीबुर रहमान। दोस्तों याद रखिएगा कि शेख मुजीबुर रहमान को ही बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है और इनका निधन जो हुआ था वो 15 अगस्त के दिन हुआ था। इसीलिए बांग्लादेश में 15 अगस्त को शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और इस क्वेश्चन को बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे पुराना पुराण कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी अग्नि पुराण, ऑप्शन सी स्कंद पुराण या फिर ऑप्शन डी आदि पुराण। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। आगे बढ़ते हैं। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने अशोक, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चाणक्य या फिर ऑप्शन डी कालिदास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाणक्य। दोस्तों याद रखिए कि चाणक्य को ही भारत का मैकियावेली कहा जाता है। याद रखिएगा कि चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है और चाणक्य को ही याद रखिएगा विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रगीत की गायन अवधि कितनी है? ऑप्शन आपके सामने 52 सेकंड, ऑप्शन बी 65 सेकंड, ऑप्शन सी 68 सेकंड या फिर ऑप्शन डी 98 सेकंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 65 सेकंड। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता कि राष्ट्रीय गान की गायन अवधि कितनी है, तो आपका आंसर हो जाता 52 सेकंड है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय गीत की गायन अवधि कितनी है, तो याद रखिएगा 65 सेकंड है। और पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में दशकीय जनगणना की शुरुआत किसके समकालीन हुई? ऑप्शन आपके सामने लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किसके शासनकाल में दशकीय जनगणना यानी कि हर 10 साल के अंतर में जो जनगणना की जाती है, इस प्रोसेस को शुरू किया गया था, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू किया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में पहली जनगणना कब की गई थी, तो याद रखिएगा 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई थी। अगला क्वेश्चन, विश्व गौड़िया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 24 मार्च, ऑप्शन बी 20 मार्च, ऑप्शन सी 22 मार्च या फिर ऑप्शन डी 21 मार्च। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 मार्च। दोस्तों याद रखिए कि विश्व गौड़िया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और याद रखिएगा कि जो विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है वो 24 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वेदांतों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 18 या फिर ऑप्शन डी 108। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 108। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता कि वेदों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर हो जाता वेदों की संख्या 4 है। अगर आपसे पूछा जाता कि वेदांगों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर हो जाता कि वेदांगों की जो संख्या है वो 6 है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि वेदांतों की संख्या कितनी है, तो 108 है, क्योंकि याद रखिए जो उपनिषद होते हैं इन्हीं को वेदांत कहा जाता है और उपनिषद की जो संख्या है वो 108 है। अगला क्वेश्चन, माजुली नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने मेघालय, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी असम या फिर ऑप्शन डी नागालैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। दोस्तों याद रखिएगा कि सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो माजुली नदी द्वीप है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि किस राज्य में है, तो याद रखिएगा असम में है। अगला क्वेश्चन,
उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने नैनीताल, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी गैरसैंण या फिर ऑप्शन डी हरिद्वार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गैरसैंण। दोस्तों याद रखिएगा कि उत्तराखंड की दो राजधानी है, एक तो ग्रीष्मकालीन राजधानी है और एक शीतकालीन राजधानी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है तो गैरसैंण है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि शीतकालीन राजधानी कौन सी है तो याद रखिएगा देहरादून है। अगला क्वेश्चन, वन अधिनियम कब प्रभावी हुआ? ऑप्शन आपके सामने 1972, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1927। दोस्तों यहाँ पर तीन क्वेश्चन एक जैसे हैं, तीनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है। पहली बात तो कि वन अधिनियम कब प्रभावी हुआ था तो 1927 में प्रभावी हुआ था। दूसरा क्वेश्चन कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था तो 1972 में पारित हुआ था। तीसरा क्वेश्चन कि वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था तो 1980 में प्रभावी हुआ था। तो तीनों क्वेश्चन अलग अलग है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का शिराज किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने आगरा, ऑप्शन बी जौनपुर, ऑप्शन सी कोलकाता या फिर ऑप्शन डी हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जौनपुर। दोस्तों याद रखिए कि जौनपुर को ही भारत का शिराज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने धर्मपाल, ऑप्शन बी कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी उपगुप्त या फिर ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धर्मपाल। दोस्तों याद रखिएगा कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये बिहार में है और इसकी जो स्थापना की गई थी याद रखिएगा धर्मपाल के द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी याद रखिएगा कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। अगला क्वेश्चन, जल विहीन कृषि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने हाइड्रोपोनिक्स, ऑप्शन बी एरोपोनिक्स, ऑप्शन सी हाइग्रोपोनिक्स या फिर ऑप्शन डी एंजियोपोनिक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोपोनिक्स। दोस्तों याद रखिएगा कि जब किसी पौधे को बिना मर्दा के सिर्फ जल में उसकी कृषि की जाती है तो उसे हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। ऐसे पौधों को एक पाइप में या फिर जल के अंदर उसको विकसित होने दिया जाता है और जल के अंदर वो सारी जो चीज़ें जो एक मिट्टी में आवश्यक होती है, मिट्टी में जो पाई जाती है वो सारी चीज़ें उस जल में पाई जाती है, उसमें मिक्स कर दिया जाता है और पौधे उसमें विकसित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने विज्ञान, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी संगीत या फिर ऑप्शन डी साहित्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पर्यावरण। दोस्तों याद रखिए कि टायलर पुरस्कार जो दिया जाता है वो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो व्हिटली अवार्ड है इसे किस क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिए कि व्हिटली अवार्ड जो है इसे भी पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है और व्हिटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती? ऑप्शन आपके सामने श्रीलंका, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी बांग्लादेश या फिर ऑप्शन डी अफगानिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीलंका। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत के साथ 7 देशों की सीमा लगती है, लेकिन जो श्रीलंका है ये भारत का पड़ोसी देश जरूर है लेकिन इसकी सीमा भारत से नहीं लगती है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 27 सितंबर, ऑप्शन बी 5 दिसंबर, ऑप्शन सी 9 अक्टूबर या फिर ऑप्शन डी 10 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 27 सितंबर। दोस्तों याद रखिए कि विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिए कि विश्व मर्दा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है सभी का अब हम रिवीजन करने वाले हैं। सभी का आंसर अपने माइंड से जो क्वेश्चन आपने लॉक किए हैं उसके हिसाब से दीजिएगा, अपना 100% दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बढ़ते हैं रिवीजन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो मैंने आपको बताया था काली मिट्टी है। गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? जिंक धातु प्रयुक्त की जाती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? ओजोन परत संरक्षण था। किस राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? पंजाब को जाना जाता है। सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति है। और सबसे नीचे देख सकते हैं सह्याद्री के रूप में किसे जाना जाता है? पश्चिमी घाट को। आगे है किस कोशिकांग को यातायात प्रबंधक कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था गोल्जी काय को कहा जाता है। कौन सा पादप हार्मोन पौधों की वृद्धि में सहायक है? जिब्रेलिन हार्मोन है। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? इस क्वेश्चन को मैंने आपसे पूछा था, आपको कमेंट में बताना है। बांग्लादेश का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। और सबसे नीचे राष्ट्रगीत की गायन अवधि कितनी है? तो 65 सेकेंड है। आगे बढ़ते हैं।
वेदांतों की संख्या कितनी है? 108 है। वन अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? 1927 में हुआ था। भारत का सिराज किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा जौनपुर को कहा जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। जल विहीन कृषि को क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में दशकीय जनगणना की शुरुआत किसके समकालीन हुई थी? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। विश्व गौड़िया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? गैंडसैन है। माजुली नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो असम में है। आगे बढ़ते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट कब प्रभावी हुआ था? 2006 में हुआ था। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? जोसेफ फोरियर ने की थी। बायोगैस किसे कहा जाता है? गोबर गैस को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में कितने विषयों का उल्लेख है? 29 विषयों का उल्लेख है। जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो कौन सी स्थिति बनती है? अपभू की स्थिति बनती है। ग्रेट वेरियन रीफ कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। झूम कृषि को केरल में क्या कहा जाता है? तो पूनम कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था कि ये कजाकिस्तान है। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को किया गया था। मैंने आपको बताया था कॉपर की वजह से विल्सन रोग हो जाता है, कैडमियम की वजह से इटाई रोग हो जाता है, नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है और आर्सेनिक की वजह से ब्लैक फुट सिंड्रोम रोग हो जाता है। आगे देख सकते हैं। फलों की शर्करा किसे कहते हैं? फ्रक्टोज को कहते हैं। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो केरल है। आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं कि किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। इनमें से कौन सा उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है? तो जो लोसांग उत्सव है वो सिक्किम में मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर बना है? याद रखिएगा कि ये महानदी पर बना है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो विल्किंस ने किया था। आगे बढ़ते हैं। किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती है? तो मैंने आपको बताया था श्रीलंका की सीमा नहीं लगती है। महान हिमालय को लघु हिमालय से कौन सा जोन अलग करता है? इसे भी आपको कमेंट में बताना है। सूर्य सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था। लवण नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? लूनी नदी को जाना जाता है। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी थे। तो दोस्तों यहाँ पर जितने क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया सभी का रिविजन भी हमने यहाँ पर कर लिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारा प्रयास है कि आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन लाए जाए जो आपके क्वेश्चन में आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे छप जाए। ऐसे क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं जो कि पहले आपके किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर आपके सिलेबस में पोर्शन दे रखा है। इसीलिए पूरा प्रयास किया जाता है, दिन रात आपके लिए मेहनत की जाती है। वीडियो अच्छा लगे